अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें और जो है आप बाकी न्यूज़ से भी अपडेटेड रहें। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। ही इज़ द हेड ऑफ रिसर्च ऑफ के ट्रेड सिक्योरिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फवाद बसीर साहब की, और जो है आज हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा उनसे जो बात करेंगे वो करेंगे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, और क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ जो है ये एक्सपर्टीज़ भी है। और आजकल बैंक्स को अगर हम देखें तो बैंक्स बहुत ज़्यादा जो है काम भी कर रहे हैं, काफ़ी लाइमलाइट पे भी आए हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी जो जितनी भी दफ़ा जो अभी इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट फ्यूचर में वो देखते हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, ये भी हम जानेंगे। तो चलें बातचीत का सिलसिला उनसे बढ़ाते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपकी आवाज़ म्यूट है। जी, अस्सलाम वालेकुम नादिया। थैंक यू फॉर सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। आई होप लास्ट सेशन भी वैल्यू एडिशन सेशन था, और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन भी आपके लिसनर्स के लिए, आपके वॉचर्स के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव या इंसाइटफुल होगा टू अंडरस्टैंड द बैंकिंग सेक्टर। इंशाल्लाह बिल्कुल सर। और लास्ट सेशन भी हमारा माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल था, और इस सेशन में भी हम यही चाहेंगे कि वो हमारे जितने भी जो व्यूअर्स हैं और जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे। सर, सबसे पहले जो है मैं जो है कोई भी बात करने से पहले मैं ये कहूँगी कि इस वक्त जो है 100 इंडेक्स पे जो है मार्केट जा चुकी, सॉरी 100 इंडेक्स कह रही हूँ, 1 लाख इंडेक्स पे जो है मार्केट जा चुकी है। कैसा देख रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट जो है वो आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं? क्या ये एक तरह का जो है जो एक कहा जा रहा है कि किसकी एफर्ट है, गवर्नमेंट की एफर्ट है, किसकी एफर्ट आपको लग रहा है, या ये कोई एक फेक किस्म का जो है ये एक इंडेक्स शो ऑफ किया जा रहा है? और इस हवाले से जो है क्या आपकी एक व्यू है, थोड़ा सा उसके हवाले से बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, इंडेक्स रीचिंग 100,000, इसके बहुत सारे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जो इंटरेस्ट रेट साइकिल डिक्लाइन होना शुरू हुई है, दैट ऑब्वियसली ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, आपके कारोबार चलते हैं, बिजनेसेस चलते हैं, अपनी यूटिलाइजेशन लेवल्स इंक्रीज होते हैं, और इवेंचुअली वो ट्रांसलेट इनटू होते हैं कि बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी, कमाई बेहतर होती है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, आई थिंक कि हमारी जो मार्केट है पिछले तकरीबन कई सालों से, 4 या 5 सालों से बहुत ही अंडर वैल्यूड है। उसके बहुत सारे वजूहत थे। कोविड था, फिर इंटरनेशनल रिपरकशंस थे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जो होती हैं उसके एक्शन से ऑयल प्राइसेस ऊपर थी। अब हमारा डॉलर रेट, जो हमारी जो डिप्रिसिएशन हुई थी हमारी करेंसी की, वो बहुत बड़ा फैक्टर था। इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड हाई नंबर्स थे। और अब हम लोग ये सारी चीजों से गुजर के एक अप साइकिल के अंदर आए हैं जिसको मार्केट इनकॉर्पोरेट कर रही है। और हमें अभी भी लगता है कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी जगह है, केवल के कितनी लिक्विडिटी आनी है, फंडामेंटल्स जो है कंपनीज के वो भी अच्छे हैं, और आने वाला वक्त अच्छा लग रहा है स्टेबिलिटी की तहत ऑल्सो। इसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि गवर्नमेंट ने बजट के अंदर ली थी। बहुत ही सख्त डिसीजंस लिए थे, और जो कि हमारे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं इंडस्ट्री को। फॉर इंस्टेंस, आपने सुना होगा सर्कुलर डेट की मद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो पिछले 3 या 4 महीने में इसके अंदर कोई मेजर इंक्रीज नहीं हुआ है। इसका एक अंडरलाइन फैक्टर यही है कि गवर्नमेंट ने आपके जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स थे वो इंक्रीज कर दिए हैं, गैस रेट्स इंक्रीज कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब एडिशनल चीज नहीं होगी। तो ये एक जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस आपने किए हैं, उससे। और फिर जब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, आईएमएफ को भी ये नजर आया है,
और आईएमएफ ने हमें एक जो हमारे रिजर्व्स थे उसके अंदर एक अपलिफ्ट मिला है हमें, जो आईएमएफ के इनफ्लोज आए थे। आईएमएफ को देखा देखी जो है जो दूसरे बायोलैटरल एजेंसीज हैं उन्होंने भी हमें पैसे लोन किए हैं ताकि आप डेवलपमेंट पे फोकस कर सकें। और दूसरे जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपना हाथ एक्सटेंड किया है कि हम आपके साथ डेवलपमेंट करते हैं टू गेट पाकिस्तान आउट ऑफ दिस साइकिल, ताकि ये जो डेवलपमेंट हो रही है मेरे ख्याल से ये लॉन्ग स्टैंडिंग होगी और इसकी पॉजिटिव व्यू पे मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स का ये ध्यान नहीं है। एंड इवन राइट नाउ अगर आप देखें हमारा मार्केट का मल्टीपल जो है, जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल जिसे बोलते हैं, वो तकरीबन 5 के करीब है, 4.5 5 इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और हिस्टोरिकली हम लोग 8 9 पे भी हैं और एक वक्त में 11 12 पे भी हैं। तो अगर उन रेटों से कंपेयर करें हम लोग तो अभी भी मार्केट के अंदर बहुत सारी अपसाइड अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हम लोग ये अपसाइड रियलाइज कर लेंगे। सही। अच्छा सर, ये भी एक तरह की बात जो है वो मार्केट में चल रही है कि अभी कुछ सालों में जो है जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इस्लामिक बैंक में हो जाएंगे। तो इससे इस बात में कितनी रियलिटी चेक है और इसका क्या फायदा होगा? क्या जिनके पैसे डिपॉजिट हैं उनको फायदा होगा, या फिर ये एक जर्नली मुल्क को जो है फायदा होगा? तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी आपको कमेंट चाहिए। देखिए अब ये बहुत फंडामेंटली अगर देखें, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में फर्क क्या है, सही है, मैं ना कोई मुफ्ती हूँ जो आपको एग्जैक्ट व्यू दे सकता हूँ कि फर्क क्या है। बट देखें गवर्नमेंट का व्यू यही है कि आई थिंक 27 या 28 तक की उनकी आई थिंक अंदाजा है कि वो पूरी इकोनॉमी को रिस्क फ्री या रिबा फ्री करने का उनका एक रोड मैप है। वो काफी बैंक्स जो हैं अभी भी उन्होंने अपनी इस्लामिक विंडोज लॉन्च की हुई हैं, जो प्योर इस्लामिक बैंक्स हैं वो तो है ही है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि फैसल बैंक एक कन्वेंशनल बैंक से कन्वर्ट होगी एक इस्लामिक बैंक हुआ। ऑब्वियसली उसके प्रोसेस को एक बहुत ही लंबा अरसा लगा था। और हमें लगता है कि दूसरे बैंकों को अब फैसल बैंक का साइज देखते हुए और उसको टाइम जितना लगा है वो देखते हुए हमें लगता है कि दूसरे जो बैंक्स हैं जो कि थोड़े बड़े बैंक्स हैं हो सकता है उनको इससे ज्यादा टाइम लग जाए, बिकॉज आपकी पूरी बैलेंस शीट जो है वो उसी तरह कंस्ट्रक्ट हुई हुई है। उसको डीकंस्ट्रक्ट करने कंफर्म करने की एसेट्स भी अवेलेबल होने चाहिए आपको। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट टू हैपन। आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं हो सकता, बट मुझे लगता है इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। सही। अच्छा सर, कोई जो है इस वक्त कोई जैसे अर्निंग पर शेयर के ऊपर जो है और बैंक डेप्ट के ऊपर जो है इनकी कोई नई कैलकुलेशन कुछ जो है वो चेंजेस आए हैं, वो क्या कैलकुलेशन है, वो क्या थोड़ा सा इसके हवाले से हमारे ऑडियंस को बताएं कि वो क्या कैलकुलेशन कोई चेंज हुई है इंटरनेशनली, तो थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताइए। अगर आपको मिनिमम डिपॉजिट रेट की बात कर रही है तो उसके अंदर दो डेवलपमेंट्स हुई हैं ऐसे कि अभी एज पर राइट नाउ इस डेवलपमेंट से पहले, इस डायरेक्टिव से पहले, एसबीपी के डायरेक्टिव से पहले जो कि पिछले हफ्ते इसका नोटिस भी आया था, एसबीपी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल। हम्म। पहले इस्लामिक बैंक्स को कोई वो नहीं था कि वो जैसे कन्वेंशनल बैंक है, अगर पॉलिसी रेट आपका 15% है आज जो स्टेट बैंक ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो मिनिमम डिपॉजिट रेट जो बैंकों को आपको अपने कस्टमर्स को देनी 1.5% बिलो द पॉलिसी रेट होता है। तो तकरीबन 15% रेट है तो आपको 13.5% देना ही देना है। नहीं, ये तो एक लिमिटेशन भी थी, इस्लामिक बैंकिंग की रूल नहीं होती थी। इस्लामिक बैंकिंग क्योंकि एक नई डेवलपिंग इंडस्ट्री थी उसको लीवे दिया हुआ था कि आप ड्यूरिंग दिस लेट्स से कि कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं था, बट उन्होंने ये बोला था कि जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, पूरा सिस्टम सेटअप नहीं होता, हम ये आपको लीवे दे सकते हैं ताकि यू कैन बिल्ड योरसेल्फ एंड इन ऑर्डर टू कम्पीट विद कन्वेंशनल। तो आई थिंक मीजान बैंक इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल के पिछले 10 सालों में इसकी जो ग्रोथ रही है, हम्म। तो स्टेट बैंक बहुत बड़ा होगी, इसके पास इतनी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है कि ये अब दूसरे बैंकों से compete कर सकता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए और दूसरे बैंकों ने भी कुछ लॉबी किया था कि ये अनजस्ट है, अब वो बड़े हो गए हैं और दे कैन compete। तो उसकी वजह से ये जो मिनिमम डिपॉजिट रेट की एक डिफरेंट फॉर्मूला प्रिस्क्राइब हुआ कि आपके जो अर्निंग एसेट्स हैं, पूल एसेट्स जो होते हैं, उसका तकरीबन 75% प्रॉफिट जो है वो अब अपने कस्टमर्स को आपको एज ए मिनिमम देना पड़ता है। तो ये मेरे
मुझे लगता है कि इनिशियली हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव हो, बिकॉज आपकी डिपॉजिट कॉस्ट ऊपर आ जाती है और इसमें आपको हल्की फुल्की प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट आएगी। बट मुझे लगता है कि मीज़ान बैंक का जो कॉन्सेप्ट है और इंट्रेंचमेंट है हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट के अंदर, मुझे लगता है कि अगले सालों के अंदर वो अपनी बैलेंस शीट ग्रोथ की वजह से इसको मिटिगेट कर देंगे, इस इम्पैक्ट को। और मेरे ख्याल से ये इतना डेट्रीमेंटल नहीं होगा जितना लोग समझ रहे हैं। सही। अच्छा सर, ये भी है कि लोग जो है वो बैंक से पैसे निकाल के जो है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इनके शेयर्स हैं, बैंक्स के शेयर्स हैं, उनकी रेट जो है वो उनकी रेट में कोई कमी नहीं आ रही है। तो इसकी क्या वजह है, क्या इसके पीछे की स्टोरी है? देखिए, इतना आइसोलेशन में देखना सही नहीं है इसको, आपको दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा इसको। हम्म। राइट नाउ और इंटरेस्ट रेट इज 15%। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मिनिमम आपको 13.5% मिलेगा अगर आपको एक लंबी समय आप किसी भी बैंक के पास जाएंगे। एक दूसरी भी डेवलपमेंट है, वो हमने अभी डिस्कस नहीं की, एडीआर टैक्स की, जो आपको 50% ऑफ योर डिपॉजिट्स जो है आपको लोन की मद में देने हैं, ताकि आपकी इकोनॉमी में और भलाई है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है जो गवर्नमेंट ने FY 25 के बजट के अंदर अनाउंस की थी, सारे बैंक्स जो हैं अभी थोड़े से टेंटेटिव हैं कि ये सेविंग और अपने डिपॉजिट बढ़ाने की और हाई रेट देने की। तो इसलिए उनका फोकस है लोन के ऊपर, सही है? और लोन के ऊपर और ये रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, ताकि ये एडिशनल टैक्स ना देना पड़े। सही है, तो ये भी चीज है। उसके बाद आपका फिर से सवाल रिपीट करेंगे आप जरा, सर, इंटरेस्ट रेट ये कि जो है बैंक से लोग जो है पैसे निकाल के जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ लेके जा सॉरी रहे हैं। सॉरी। जी हाँ जी। हाँ। लेकिन अब रेट्स। ये जो है शरह सूद जो है 15% के करीब है, और इसके अंदर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 13.5% के। म्यूचुअल फंड के अंदर इसलिए लोग जा रहे हैं, या स्टॉक मार्केट की तरफ या इक्विटीज की तरफ लोग इसलिए जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड जो है तकरीबन 14-15% के करीब। अब आपको डिविडेंड कंसिस्टेंटली अगर ये 14-15% के 13 और 15% की रेंज में मिल रहा है, और इसके साथ एक और भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो कैपिटल अपसाइड वो भी आपको मिले, कि आपकी वेल्थ जो है सिर्फ डिविडेंड यील्ड आपको रिटर्न नहीं मिले, लेकिन आपकी जो इनिशियल वो भी इंक्रीज हो सकता है। तो इसकी वजह से जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो काफी अट्रैक्टिव हो गई है। और ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां पे लोग जो है अपना बैंकों से पैसे निकाल के डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के अंदर जा रहे हैं, जिसके अंदर बैंक्स भी शुमार होते हैं, जिसके अंदर ब्लू चिप कंपनी शुमार होती हैं, आपका फौजी फाउंडेशन कंपनीज लाइक MCB बैंक, मीज़ान बैंक, बैंक अल्फला, जिनके स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट्स एक्सपेक्टेड है और यील्ड अच्छी ऑफर हो रही है, वहां पे लोग अपना शिफ्ट करते हैं। सही। जी, यहाँ हमारे साथ पार्टिसिपेंट भी मौजूद हैं। आप लोगों के कोई सवाल है तो वो भी आप जो है कर सकते हैं। अच्छा सर, नेशनल बैंक के हवाले से मैं आपसे पूछूंगी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है इसकी चल रही है। तो अब क्या लगता है कि क्या ये ओवर वैल्यू हो गया है या फिर अभी इसमें जो है पोटेंशियल बाकी है? नहीं, आई बिलीव दैट नेशनल बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स, आई थिंक टॉप 2 या टॉप 3 के अंदर बैंक शुमार होता है फ्रॉम अ डिपॉजिट बेस्ड perspective, and it is the bedrock of Pakistan banking industry. एंड पिछले कई सालों से, बिकॉज इसका एक सबसे बड़ा जो केस था वो पेंशन लायबिलिटी का केस था, जो कि अब रिजॉल्व हो गया है। 3 साल से बैंक ने डिविडेंड नहीं दिया था, या 4 साल से, और वो रिजॉल्व हो चुका है, वो पेमेंट भी कर दी है, जिसकी वजह से इन्होंने डिविडेंड रोका हुआ था। तो एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन यही है कि साल के एंड में नेशनल बैंक अपना डिविडेंड अनाउंस करेगा। मे बी वो बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन अनाउंस करेगा। और इससे यही जाहिर होता है कि, और इसकी जो प्राइस परफॉर्मेंस आपने पिछले दिनों में देखी है वो भी इसी रीजन से देखी है कि जब ये 38 और 40 रुपीज का चल रहा था, इसका प्राइस टू बुक रेशियो जो था तकरीबन 0.3 था, जो कि एक्सट्रीमली लो था, एक्सट्रीमली ऑन द लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम था। तो वहां से अगर ये 0.7 0.8, असूलन तो इस बैंक को तकरीबन 1.2 या 1.3 पे ट्रेड करना चाहिए हिस्टोरिकली अगर देखें। तो अगर उस लेवल पे आए तो अभी भी काफी सारे अपसाइड अवेलेबल है इन माय ओपिनियन। सही। जी, माजिद इफ्तिखार साहब, आपका सवाल है, अपना सवाल कीजिए प्लीज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे जी पहले तो वालेकुम। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग ये सेशन अरेंज कर रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो है ना नॉलेज शेयर कर रहे हैं उनके साथ।
तो थैंक सर मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली जो स्टेट बैंक का जो नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग बैंक्स के, उसमें दो नोटिफिकेशन थे, एक कन्वेंशनल बैंक का था, एक जो था वो इस्लामिक बैंक का था। अब जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो कन्वेंशनल बैंक के ऊपर ये था कि जो बैंक जो सर्विस चार्जेस लगा रहे थे जो लार्ज जो डिपॉजिटर अकाउंट्स के ऊपर, वो उन्होंने वेव ऑफ कर दिए हैं, वो एमडीआर की रिजीम से बाहर हो गए हैं और उनके ऊपर सर्विस चार्जेस नहीं लगेंगे। और इन केस ऑफ इस्लामिक बैंकिंग जो नोटिफिकेशन था वो ये था कि जो उनको 75% तक उनको उनको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो इस सारे केस के अंदर अगर हम लोग देखे जाए तो जो मेजर जो हिट है वो तो कन्वेंशनल बैंक्स पे ही आएगी कि उनके जो लार्ज जो डिपॉजिटर जो थे जो उनके ऊपर एमडीआर की रिजीम से बाहर निकल जाएंगे, जो उनको जो 1.5% जो पॉलिसी रेट से कम प्रॉफिट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। और जो कि जैसे हमारे कंट्री में एक वो भी एक परसेप्शन है कि इस्लामिक बैंक की तरफ लोग ज्यादा जाएंगे, इस्लामिक बैंक पहले कम प्रॉफिट दे रहे थे, अब 75% बैंक प्रॉफिट देंगे, तो ज्यादा पैसा कन्वेंशनल बैंक से इस्लामिक बैंक की तरफ ही आएगा और ज्यादा बेनिफिशियल तो इस्लामिक बैंक ही रहेंगे। तो मेरे तो ये अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आप इसके अंदर कोई करेक्शन आप कर दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा सर। जी देखें, ये तो आपकी बात सही है कि बिल्कुल जब 75% उनको पे करना पड़ेगा, वहां पे एवेन्यूज आ जाएंगे कस्टमर्स के लिए, पर्टिकुलरली रिटर्न जनरेट करने के लिए। दूसरी, कन्वेंशनल बैंक्स के ऊपर जो पहले ये जो ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो उन्होंने 5% 6% डिफरेंट बैंक से डिफरेंट फी लगाई थी 5 अरब के डिपॉजिट से ऊपर, ये एक अलग चीज है। इसको मिक्स ना करें इससे, ये कंप्लीटली सेपरेट चीज थी। जो कन्वेंशनल बैंक्स के लिए हुआ है वो ये हुआ था कि इनकी जो कस्टमर बेस है उसके अंदर कॉर्पोरेट्स जो है, सही है, उसके ऊपर उन्होंने जो है एमडीआर हटाने का फैसला किया है कि उन कि आप कॉर्पोरेट्स के पास जाएं और उनसे अपने रेट्स नेगोशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप कॉर्पोरेट हैं और आप जाएं आपको आप 13.5% मिल जाएगा, आप जाके कॉर्पोरेट से नेगोशिएट करते थे, वो कन्वेंशनल बैंक के लिए एक बेनिफिट है। तो अब सारे जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उनकी ये इस्लामिक बैंकिंग विंडोज भी हैं, और जो इस्लामिक बैंकिंग विंडो के ऊपर जो उनको हिट आनी है 75% देने की कन्वेंशनल बैंक्स को, वो अगर आप एंड टू एंड रिजल्ट देखेंगे ना तो वो मद्देनजर कन्वेंशनल बैंक के लिए हल्का फुल्का प्रॉफिटेबिलिटी भी है। जो हमारे बैंक अंडर कवरेज है उनकी जो रेंज बन रही थी तकरीबन 1 से 2% की पॉजिटिव इम्पैक्ट है इन दोनों चीजों के इम्पैक्ट का, इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर जो इफेक्ट आया है और उनके जो कन्वेंशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स जो हैं उसके ऊपर जो वो रेट्स अपने नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 13.5 जो अभी उनको देना पड़ रहा है वो हो सकता है वो 12.5 पे नेगोशिएट हो जाए, 11.5 पे नेगोशिएट हो जाए। तो ये बैंक के ऊपर है कि वो किस तरह नेगोशिएट करे और वो किस तरह अपने आप को पॉजिटिव बना सकता है इस तरीके से। तो सर ये जो बेसिकली जो अब आप जैसे अब आपने कहा कि कॉर्पोरेट जो है उनके ऊपर एमडीआर को एमडीआर की जो रजीम है ये निगोशिएट करेंगे आपस में कन्वेंशनल बैंक्स के केस में। तो जब ये जी सारा जब प्रोसेस होगा तो इससे इनके डिपॉजिट ग्रोथ को प्रॉफिट नहीं आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा पैसा तो यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे एवेन्यूज की तरफ जा चला जाएगा। देखिए, आज भी हमारी इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि बैंक्स हैव टू रिफ्यूज राइट नाउ जस्ट टू मीट द एडीआर। मेरे ख्याल से डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की जो बात है, डिपॉजिट जनरेशन की जो बात है, मेरे ख्याल से किसी भी बैंक को इतनी ज्यादा, बिकॉज हमारी इतनी कैश बेस्ड इकोनॉमी है, तो लिक्विडिटी बहुत होती है मार्केट में हमेशा। डिपॉजिट खींचना कोई बड़ी बात नहीं है, और इस्लामिक बैंकिंग में डिपॉजिट खींचना ज्यादा आसान होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी हिट आएगी डिपॉजिट खींचने के थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अंदर। बहुत शुक्रिया माजिद साहब। अच्छा सर, थोड़ा सा बीओपी के हवाले से जो है मैं पूछना चाहूँगी। बैंक ऑफ पंजाब में लोगों ने काफ़ी टाइम से जो है वेट कर रहे थे, तो अब क्या लगता है आपको, फ्यूचर इसका क्या है? और जो इन्वेस्टेड हैं इसमें ऑलरेडी, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ये बैंक जो है हमारी एक्टिव कवरेज में नहीं है, लेकिन मैं एक जनरलाइज बात कर सकता हूँ। हम्म। जहाँ तक मुझे याद है, इसकी बुक वैल्यू अगर देखें तकरीबन 14-15 रुपए की या 17-14 रुपए की मेरे ख्याल से इसकी बुक वैल्यू, और बैंक ट्रेड कर रहा था तकरीबन 5-6 रुपए पे। सो ऑब्वियसली बहुत ही जस्ट लाइक विद द केस ऑफ नेशनल बैंक, इनके जस्ट लाइक द केस ऑफ नेशनल बैंक, इनकी भी प्राइस टू बुक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल के ऊपर था। फिर गिवन द ये साल जो गुजरा है और इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड है बैंक्स की, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन
ऑफ इन्वेस्टर्स कि ये बैंक हो सकता है कि एक डिविडेंड देंगे। तो अगर 6 रुपये पे आप 1 रुपये लगाए तो तकरीबन यील्ड इसकी काफी हाई बन रही थी कंपेयर टू व्हाट्स ऑन ऑफर इन द मार्केट राइट नाउ। तो उसकी वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर इंटरेस्ट इसके अंदर क्रिएट हुआ है। और बाकी मैं इतनी ज्यादा डिटेल जानकारी रखता नहीं हूँ बिकॉज मैंने इसको मॉडल नहीं किया है। सही। अच्छा सर, हेस्कॉल के हवाले से जो उनकी पेमेंट्स हैं जो अभी बैंक्स को करनी है, तो वो जो सेटलमेंट है वो हो गई है, उसकी क्या पोजीशन है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए वो हमारे पास वही इंफॉर्मेशन है जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम्म। और एज पर द नोटिस ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हो गई है। सबको यही पता है कि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है। उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होती है तो मटीरियल कंपनी मटीरियल इंफॉर्मेशन और नोटिस निकाल देगी एंड वी कैन टेक इट फ्रॉम। सही। अच्छा, मोहम्मद उमैर साहब, मोहम्मद उमैर, आप अपना सवाल कर लीजिए प्लीज। जी मोहम्मद उमैर साहब, आप अपना क्वेश्चन काइंडली माइक ऑन करके कर लीजिए। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अब एक ये भी एक है कि अभी इंटरेस्ट रेट जो कंटिन्यूसली जो डिडक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की राय है कि जो है अब आगे जाके फ्यूचर में बैंकिंग में काम करने से पहले थोड़ा सा एहतियात कीजिए, क्योंकि इसकी अर्निंग में बहरहाल इन फ्यूचर फर्क आएगा। आप क्या इस हवाले से कहते हैं कि क्या वाकई लोगों को एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो मुसलसल डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है, ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए कैसा है, और जो लोग इसमें काम करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या है, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी रिसेंटली हमने एक बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट लिखी है। और वो हमारे सारे के ट्रेड के सोशल मीडिया चैनल्स पे अवेलेबल है, कोई भी जाके उसको देख सकता है। सो प्लीज गो अहेड एंड रीड द रिपोर्ट। पहले पेज के ऊपर मैंने पिछले जितने भी लिस्टेड बैंक्स हैं इनकी एक प्रॉफिटेबिलिटी का टेबल बताया है। और 2010 से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी चार्ट की है 2023 तक, और टू डेट तो 2024 सितंबर में रिजल्ट आ चुके हैं। आप पिछले तो ये तकरीबन 14 साल बन जाते हैं। 14 सालों के अंदर बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ दो ऐसे साल हैं जहां पे उनको एक मेजर डिक्लाइन लगा। सही। एक तो इंटरनेशनल क्राइसिस थी और एक था कि जब इनके ऊपर सुपर टैक्स फर्स्ट इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 के अंदर। उसके अलावा कोई ऐसा साल नहीं है जहां पे बैंक्स की अर्निंग्स डिक्लाइन हुई है। सही है, अभी हम लोग ये एक्सपेक्टेशन है 2025 के अंदर बैंक्स की अर्निंग डिक्लाइन होगी। हमारी जो यूनिवर्स है उसकी तकरीबन 11% की डिक्लाइन की एक्सपेक्टेड है। एंड उसके बाद फिर वापस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी फिर से शुरू हो जाएगी। एक साल होता है जहाँ पे ट्रांजिशनरी फेज होता है। बैंक्स अपने आप को अलाइन कर लेंगे, बैलेंस शीट्स अपनी देख लेंगे और एक नया एवेन्यू निकाल लेंगे। ऐसा ही है अभी जो हमें जो लगता है। इवन हैविंग सेड दिस, मुझे लगता है कि एक इंटरेस्ट रेट का कोर इनकम होती है बैंक की जो कि इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड होती है। एक हम्म। होती है आपकी नॉन फंडेड इनकम। सही है, तो नॉन फंडेड इनकम के अंदर बहुत सारी चीज होती है जिसके अंदर आप रेमिटेंसेस पे कमा रहे होते हैं। ब्रांच बैंकिंग फीस होती है, उसके अंदर कार्ड रिलेटेड फीस होती है। जब भी कोई नया कार्ड लेता है उसको एक छोटा सा चार्ज होता है, एक अमाउंट फीस देनी पड़ती है उसकी। नया अकाउंट खुलता है तो आपको कार्ड मिल जाता है। सो ये कार्ड रिलेटेड फीस वगैरह जो होती है, डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स, ये सारी अमाउंट होके एक बड़ा फैक्टर बन जाती है। रेमिटेंसेस के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। स्टेट बैंक की स्कीम्स चल रही है, बैंक्स को रिबेट मिलता है। तो ये जो नॉन फंडेड का चैनल होता है ये काफी इंपॉर्टेंट चला गया है। जिस बैंक ने इस चैनल को सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया, हमें लगता है कि वो बैंक थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो मैंने जो 7 बैंक चूज किए हैं, हमें लगता है कि इन सारे 7 बैंकों के पास वो अपॉर्चुनिटी है जो अपने नॉन फंडेड इनकम से सही तरह कमा सके। सही, ग्रेट। यहाँ पर सिद्धार्थ साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये है कि आपने एक तो मैं आपकी रिपोर्ट काफ़ी टाइम से देख ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे मिल नहीं सकी है। कोई स्पेसिफिक अगर आप मुझे बता सके कहाँ पे रिपोर्ट अवेलेबल है। और फर्दर ये कि टॉप 7 बैंक्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनका नाम अगर आप बता सकें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। थैंक यू। जी। आपके ट्रेड की लिंक्डइन पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पोस्ट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वहाँ पे आप सर्च करेंगे बैंकिंग सेक्टर पे, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, बिल्कुल पोस्ट हुई हुई है वहाँ पे। सेकेंडली हमारे जो बैंकिंग सेक्टर यूनिवर्स है उसके अंदर शुमार होते हैं एचबी, यूबीएल, एमसीबी,
बैंक अल फलाह, फैसल बैंक, मीज़ान बैंक एंड बैंक अल हबीब। ये 7 बैंक है जो हम लोग कवर करते हैं एक्टिवली। सही। अच्छा सर, यहाँ पर इन्होंने सवाल पूछा है, थोड़ा सा हमारे टॉपिक से हटके सिटी फार्मा के हवाले से उन्होंने पूछा है कि जरा सिटी फार्मा के हवाले से बताएं। आज काफ़ी हैवी वॉल्यूम था। मोहम्मद उमर का सवाल है, तो थोड़ा सा इनको ये गाइड कर दें। मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता चलूंगा। एक सिटी फार्मा का आज एक नोटिस इशू हुआ था, जो कि आई थिंक कोई इंडोनेशिया या मलेशिया की कंपनी थी। मैं अगेन मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बस नोटिस ऊपर से देखा था मैंने। उनके साथ कोई एग्रीमेंट उन्होंने किए एपीआई पे डेवलपमेंट के, तो उसकी वजह से हो सकता है बहुत ज्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट जनरेट हुआ हो। सही। अच्छा सर, सिल्क बैंक के हवाले से एक आखिरी सवाल बस मैं ये पूछना चाहूंगी कि सिल्क बैंक के हवाले से जो है इस वक्त क्या इश्यूज हैं, क्योंकि काफी लोग जो है उसमें स्टक हुए हुए हैं। तो फ्यूचर में क्या मामलात होंगे, कैसा देख रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, अगर आप ये बैंक स्टॉक्स थोड़े फॉलो कर रहे होंगे, आपको अंदाजा होगा, आपने देखा भी होगा कि नाउ देयर इज अग्रीमेंट, अग्रीमेंट तो नहीं कहेंगे, देयर इज अ ट्रांजैक्शन गोइंग ऑन वेयर यूबीएल इज अ प्राइम बैंक व्हिच विल पॉसिबली टेक ओवर द सिल्क। और ये ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस है, और आज ही बल्कि नोटिस आया है यूबीएल बैंक की तरफ से कि अपने बोर्ड के सामने प्रेजेंट करेंगे, और अगर बोर्ड अप्रूव कर देता है ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है, और इन्होंने जो स्वैप रेशियो है इसका वो भी इन्होंने बताया हुआ है। तो जो भी सिल्क बैंक के शेयर्स होल्ड करता है उसको यूबीएल के शेयर्स मिल जाएंगे स्वैप रेशियो के तहत। तो वो फिर आप खुद ही वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। बट यूबीएल एज अ बैंक, अगेन वी हैव अ बाय ऑन। सही। थैंक यू सो मच फवाद सर आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और जो है उम्मीद करती हूँ कि आज की जो हमारा सेशन है वो जो है जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित हो। और इसके साथ ही साथ मैं आज के सेशन से इजाज़त लूँगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।